हेलो। आज के हमारे टॉपिक का विषय है थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का पारस्परिक संबंध होता है और ये तीनों अलग अलग कार्यों को करते हैं। जैसे व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है। और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून एवं कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून यदि संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती हैं। प्रश्न उठता है कि क्या उपरोक्त तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए या एक समूह के हाथ में होनी चाहिए या अलग अलग व्यक्ति और समूह में विभाजित होनी चाहिए। यदि हम तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित कर दें तो इससे शासन के या जिस भी व्यक्ति को ये शक्तियाँ दी जाती है, जिस भी समूह को ये शक्तियाँ दी जाती है, उसके निरंकुश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और अधिक शक्ति और भ्रष्ट करती है। इसीलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसका तात्पर्य है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं उनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। हरमन फाइमन ने कहा है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रथम बार पूर्ण रूप से में केवल मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। यदि हम मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो उनके अनुसार प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्ति होती है: व्यवस्थापन संबंधी, न्याय, कार्य शासन संबंधी और न्याय संबंधी। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्ति एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का हमेशा भय उत्पन्न होता है कि कहीं राजा और सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू नहीं करे। इसी प्रकार यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाए तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाए तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि उस दिशा में न्यायकर्ता ही कानून निर्माता भी हो सकता है। यदि न्याय शक्ति को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जाए तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक एवं अत्याचारी हो जाएगा। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों कार्यों को करने लगे, कानून भी बनाए, उन्हें लागू भी करे और विवादों का निपटारा भी करे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए ही स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को गलत नहीं बताते हैं और अपनी गलती को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है कि तीनों ही जो कार्य हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के या समुदाय के द्वारा प्रतिपादित किए जाएं। गेटेल के अनुसार, जैसा कि गेटेल ने कहा है कि इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए और तीनों विभागों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का तात्पर्य है कि हर अंग अपना अपना कार्य करे। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की क्यों आवश्यकता हुई? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए हुई, अर्थात हम इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकार बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब शक्तियाँ तीनों अलग अलग व्यक्ति के हाथ में होंगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकार ज़्यादा सुनिश्चित हो सकेंगे। इसी प्रकार शक्ति की निरंकुशता एवं उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये तर्क दिया जाता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत लागू हों। जैसा कि अभी हमने देखा कि विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन
इसलिए आवश्यक है कि यदि उनके एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाने का परिणाम क्या होगा, मनमाने कानूनों का निर्माण और मनमाने तरीके से उनकी क्रियान्विति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति की निरंकुशता को रोकने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जरूरी है। इसी प्रकार से शासन कार्य को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने का के लिए भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आवश्यक है, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो उसके कार्य में इतनी कुशलता नहीं होगी जितना कि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करे। क्योंकि यहाँ पर शक्ति विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी लागू होता है कि एक ही व्यक्ति जब एक ही प्रकार के कार्य करता है तो उसमें उसकी ज़्यादा विशिष्टता प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा कुशलता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर यदि एक ही व्यक्ति सारे कार्य करे तो उतनी कुशलता और उतनी विशिष्टता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से शासन के विशिष्टीकरण एवं कुशलता हेतु जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर एक ही व्यक्ति एक ही कार्य करेगा तो उसमें ज़्यादा कुशलता और ज़्यादा स्पष्टता आएगी, विशिष्टता आएगी। तो इस प्रकार से कार्य विभाजन से उत्पन्न लाभ का तर्क शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में लागू होता है। इसी प्रकार से शक्ति पृथक्करण से विभिन्न अंगों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति बहुत सारे कार्य करेगा तो उसमें उसके किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करेगा, हर समूह अपना अपना कार्य करेगा, तो हम उसके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे कि यदि कानून मनमाने तरीके से बनाए जाते हैं तो व्यवस्थापिका को दोषी ठहराया जा सकता है। अगर उनको मनमाने ढंग से शासन चलाया जाए तो हम कार्यपालिका को दोषी ठहरा सकते हैं। अगर न्याय अच्छे से नहीं हो पाता है तो हम न्यायपालिका को दोषी ठहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से हर अंग को अपना कार्य का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। और लास्ट हम ले सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के द्वारा यदि मान लीजिए कि जैसा कि हम अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यायपालिका को निर्वाचित जो किया जाता है, न्यायपालिका को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन जो नियुक्त कर रहा है उसे हटाने का अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार से जो कार्यपालिका है जिसने नियुक्ति दे दी लेकिन उसे हटाने का अधिकार नहीं, लेकिन उसको हटाने का अधिकार वो भी बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में महाभियोग के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था बहुत ही महत्व रखता है। अब बात करते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इससे और क्या लाभ हो सकते हैं, क्योंकि इससे स्वतंत्रता की रक्षा होगी, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, सुगम शासन होगा और कार्यपालिका में योग्य व्यक्ति हो पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि शक्ति पृथक्करण के विपक्ष में कही जा सकती है, जैसा कि यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के कथनानुसार उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया था। लेकिन इंग्लैंड में की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, क्योंकि इसके आलोचक ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर संबंधित है, वही स्थिति शासन के अंगों की भी है। इसलिए शासन के अंगों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है।
साथ ही इसकी अव्यवहारिकता इस बात से भी स्पष्ट है कि यद्यपि अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन वहाँ पर भी संभव नहीं हो सका, क्योंकि प्रत्येक अंग दूसरे अंगों से पूर्णतः पृथक रहकर अपना कार्य कर सके। अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करने के साथ साथ व्यवस्थापिका द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों पर भी नियंत्रण रखती है और महाभियोग लगाने का न्यायिक कार्य भी कर सकती है। इसी प्रकार से कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को कानूनों के संबंध में निषेधाधिकार और न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का एवं क्षमादान का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। इसी प्रकार से शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न केवल असंभव वरन अवांछनीय भी है, क्योंकि व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तथा कार्यपालिका प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए दोनों अंगों के बीच पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है। कानून निर्माण का कार्य इतना जटिल हो गया है कि इस संबंध में आवश्यक ज्ञान उन्हीं लोगों को होता है जो शासन विभाग से संबद्ध होते हैं। अतः उचित कानूनों के निर्माण हेतु कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सहयोग बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाना पूर्ण तरीके से न तो संभव है और न ही वांछनीय है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी इसे हम महत्वहीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तीनों विभाग एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखा जाना, अगर नहीं रखेंगे तो ऐसा शक्ति विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ ही हमें नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाना होगा। धन्यवाद।